हेलो साथियों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी के बीच आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 में निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के मुख्य बिंदुओं के साथ उपस्थित हूँ। आपको जानकारी हो कि यह जो बजट है ये मोदी सरकार का 9वां बजट है और निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह 5वां बजट है। इस बजट के मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को आम बजट 2023 पेश किया है साथियों, जिसमें पूरी देश की नज़र टिकी हुई थी, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी राहत जो है वो टैक्स पेयर को दी है। टैक्स पेयर जहां पर जिसका इनकम पहले 5 लाख था उसको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है। यानी अगर आपका एनुअल इनकम 7 लाख है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं आगे चल के नौकरी पेशा को भी इस बार छूट दी गई है, जो कि पहले रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को जमा छुट्टियों के एवज में मिलने वाली 3 लाख तक की राशि ही टैक्स के दायरे से बाहर होती थी, लेकिन अब इसे 25 लाख तक कर दिया गया है। यानी 3 लाख होती थी तो आपको टैक्स पे करना पड़ता था, अब इसको 25 लाख तक बढ़ा करके कर दिया गया है। साथियों, आगे हम लोग देखेंगे जो एक टैक्स स्लैब है उसको हम लोग देख लेते हैं। 0 से 3 लाख रुपए तक के 0% टैक्स देना पड़ेगा, 3 से 6 तक का 5% तक टैक्स देना पड़ेगा, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% का टैक्स देना पड़ेगा, 9 से 12 लाख रुपए तक 15% का टैक्स देना पड़ेगा और 12 से 15 लाख रुपए तक 20% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर का अगर होता है इनकम तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ेगा साथियों। आगे हम लोग निर्मला सीतारमण ने कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐलान किया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% से बढ़ा करके ज़्यादा किया गया है, जो कि आंकड़ों में 79,000 करोड़ रुपये से भी अधिक होगा। अगले 3 साल में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्ति करेगा। यानी इस बजट में रोजगार पर भी थोड़ा ध्यान दिया गया है। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। आगे बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किए जाएंगे, जिससे बच्चों और युवाओं को पढ़ने में रुचि ज़्यादा जाएगी। जाहिर सी बात है, डिजिटल लाइब्रेरी होने से बच्चों में युवाओं में पढ़ने के प्रति ध्यान ज़्यादा केंद्रित होगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए तक का पैकेज घोषणा किया गया है साथियों। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को भी प्राथमिकता दी जाएगी इस बजट में। 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज जो है वो तो रहेंगे ही, उनको डेवलप किया जाएगा। उसके अलावा 157 नए नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड को मान्यता दिया जाएगा, जो कि अब तक आधार कार्ड को ही पहचान पत्र के तौर पर मान्यता प्राप्त था, लेकिन आने वाले समय में पैन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दिया जाएगा। सफाई मशीनों को भी डेवलप किया जाएगा। एआई के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के लिए सेंटर फॉर इंटेलिजेंस संस्था का निर्माण किया जाएगा। नगर निगम अपना बॉन्ड भी ला सकती है। पीएम आवास योजना का फंड को बढ़ाया जाएगा साथियों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, एक लाइन में देख लेते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है। सस्ता अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, कपड़ा और हीरे के आभूषण इत्यादि क्या हुए हैं साथियों, सस्ते हुए हैं। जैसे मोबाइल पुर्जा और कैमरा लेंसों के आयात शुल्क में सरकार ने इस बार छूट दी है। इसके अलावा हरित मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए आयात सीमा शुल्क में भी छूट का ऐलान किया गया है। महंगा इस बजट में महंगा होगा आपका सोना, चांदी, सिगरेट और खिलौना इत्यादि महंगा होगा। सिगरेट पर सरकार जो है कुछ ज़्यादा और बड़े टैक्स लगाने के फिराक में है साथियों। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी तथा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित करेगी साथियों। आगे जनधन खाता, जो कि ज़्यादा अकाउंट हमारे भारत में जनता ने खोल रखे हैं, उसमें अब वीडियो केवाईसी का भी ऐलान हुआ है साथियों। रेलवे को इस बजट में 2.40 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है साथियों। आगे हम लोग देख लेते हैं कि किस सेक्टर में कितने
रुपए इस बजट में दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप देख सकते हैं 5.94 लाख करोड़ रुपए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में 2.70 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को 2.41 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में 2.06 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 1.96 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर 1.78 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में 1.60 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। और उसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में 1.25 और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 1.23 लाख। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को काफ़ी और स्ट्रॉन्ग बनाने के तरफ इस बजट में देखा गया है, जिसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 5.94 लाख करोड़ रुपए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिए गए हैं। रोड, जैसे कि नितिन गडकरी जी ने कहा है, रोड 2024 तक भारत को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो उस एवज में भी इस बजट को देखा गया और 2.70 लाख करोड़ रुपया इसमें ट्रांसपोर्ट को पेश किया गया है बजट के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है तथा कहाँ जाता है। तो देखिए, इनकम टैक्स के तौर पर 15% भारतीय राजकोष में आता है। उसके अलावा यूनियन एक्साइज ड्यूटी में 7% है। कॉरपोरेशन टैक्स में 15% है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस एंड अदर टैक्सेस 17% है। उसी तरह आपका बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी जो है 34% है। उसके अलावा नॉन टैक्स रिसिप्ट 6% और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% और कस्टमर से 4% के तौर पे भारतीय राजकोष में रुपया आता है। और ये रुपया कहाँ जाता है ये भी आप नीचे में देख सकते हैं। पेंशन के तौर पे 4% जाता है। अदर एक्सपेंडिचर के तौर पर 8% जाता है। स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के तौर पे 18% जाता है। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 9% जाता है। और आगे में आपको इंटरेस्ट पेमेंट है, सब्सिडीज़ है, डिफेंस है, इन सबों के मामले में भारतीय राजकोष से पैसा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने टैक्स के बारे में बार बार पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर टैक्स के बारे में कुछ हम लोग जानकारी, प्राइमरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जिसमें गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट पैसा ले लेती है, उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट पैसा नहीं लेती है, एक बिचौलिए के तौर पे आपसे टैक्स लेती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं तो वहाँ से गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट टैक्स ले लेती है, तो उसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, अगर हम लोग कहीं दुकान पर जाते हैं, कोई मैगी का पैकेट खरीदते हैं, बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें आपका जीएसटी इंक्लूड रहता है। तो वो जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है वो एक कंपनी के माध्यम से आपसे ले रही है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के भी प्रकार हैं, इसको मैं एक अलग वीडियो में ला करके आपको टैक्स के बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा साथियों। फिलहाल के लिए आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ लीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। धन्यवाद।